तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास एक फिल्म ट्रेलर का ट्रांसक्रिप्ट है। नाम है जननेता। और सच कहूं तो पहली नजर में ये बिल्कुल टिपिकल एक्शन फिल्म लगती है। मतलब बड़े बड़े डायलॉग, हीरो की एंट्री, विलेन की धमकी, वो सब कुछ है इसमें। हाँ बिल्कुल, ऊपर ऊपर से तो वही मसाला दिखता है, लेकिन आप जब थोड़ा सा रुक कर इन डायलॉग्स को सुनते हैं ना, हाँ, तो लगता है कि नहीं, सतह के नीचे कुछ और चल रहा है। मतलब राजनीति है, डर का मनोविज्ञान है, और ये जो हीरोइज्म की पूरी धारणा है वो कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है। सही कहा। इसकी शुरुआत ही इतनी दमदार है। एक नाम कुंडली के लिए भेजा गया है और तुरंत जवाब आता है, उसे छूना मत, वो तुम्हें टुकड़ों में काट देगा। बस वहीं से टोन सेट हो जाता है कि ये कोई आम कहानी नहीं है। बिल्कुल। तो आज का अपना मिशन यही है, इन डायलॉग्स की परतें खोलकर देखते हैं ये किरदार असल में है कौन, इनके इरादे क्या हैं, और कहानी का जो असली संघर्ष है वो क्या सिर्फ मुक्के और गोलियों का है या कुछ और भी है। चलो फिर इसे तोड़कर देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं कहानी के नायक से, जिसे सब थलापति कह रहे हैं। हाँ, थलापति। तो सबसे पहले जो किरदार हमें मिलता है उसके बारे में क्या पता चलता है? मुझे तो वो बड़ा विरोधाभासी सा लगा। कैसे? एक तरफ तो एक डायलॉग आता है, तुमने कई कुख्यात अपराधियों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या तुमने इन सभी अपराधियों के राजा का नाम सुना है? और फिर उसका नाम आता है किंग ऑफ ऑल क्रिमिनल्स। हाँ, अपराधियों का राजा। ये बहुत बड़ा लेवल है। मतलब ये आपको फौरन बता देता है कि ये आदमी सिस्टम के अंदर काम नहीं करता, सिस्टम से बाहर है, शायद सिस्टम से भी ऊपर है। ये उसे एक तरह की असीमित शक्ति देता है कि कानून शायद उस पे लागू ही नहीं होता। लेकिन कहानी फिर तुरंत एक यू टर्न लेती है ना। हाँ बिल्कुल। एक सीन है जहाँ बताया जाता है कि उसने पूरी की पूरी बटालियन को पीट दिया, और कोई उससे पूछता है, क्या तुम सुपरमैन हो? मुझे भी यही लगा, लेकिन उसका जवाब बड़ा अजीब है। वो कहता है, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ बेबी, लेकिन मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो सुपर होता है। और मेरे ख्याल से यही लाइन इस किरदार की चाबी है। अच्छा। हाँ, एक ही समय पर वो खतरनाक भी है और आम आदमी भी। ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सोचा समझा संतुलन बनाया गया है। मतलब देखिए, अपराधियों का राजा कहकर उसे जनता से दूर एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन साधारण आदमी वाला डायलॉग उसे वापस उसी जनता के बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो ये जानबूझकर दर्शकों को उलझाने की कोशिश है कि आप तय ही ना कर पाए कि इससे डरना है या इस पर भरोसा करना है। बिल्कुल, और यही एक अच्छे एंटी हीरो की पहचान होती है। वो आपको आराम से नहीं बैठने देता। वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गलत तरीकों से सही काम किया जा सकता है, क्या वो सच में लोगों के लिए लड़ रहा है, या ये सब सिर्फ ताकत का खेल है। सही बात है। ये मैं तुम्हारी तरह ही हूँ वाला दावा, ये तो हर उस लीडर का दाव होता है जो सिस्टम को चुनौती देता है। बिल्कुल, कि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं जनता का हिस्सा हूँ। तो ये तो हुई हीरो की बात, जो खुद में एक पहेली है। लेकिन वो लड़ किससे रहा है? ट्रेलर हमें बताता है कि खतरा किसी छोटे मोटे गुंडे या भ्रष्ट नेता से नहीं है। नहीं, खतरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। एक किरदार है जो सीधे सीधे ऐलान करता है, आज से 30वें दिन भारत मेरे कदमों में होगा। उस डायलॉग में जो आत्मविश्वास है वो डराने वाला है। ये किसी शहर या राज्य पर कब्जे की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये पूरे देश को घुटनों पर लाने की धमकी है। और ये 30 दिन वाली बात, ये एक क्लासिक थ्रिलर का हथियार है। एक टिक टिक करती घड़ी शुरू हो जाती है। हाँ, जो हीरो और दर्शक दोनों पर दबाव बनाती है। लेकिन मुझे जो बात और ज्यादा खतरनाक लगी वो थी उसकी योजना का नाम। अच्छा। जब उससे पूछा जाता है कि प्लान क्या है, तो जवाब आता है OM, जिसका मतलब है सर्वनाश। सर्वनाश, एनाहिलेशन। ये शब्द खुद में ही कहानी का पूरा स्केल बदल देता है। हाँ, अब ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं है, ये वजूद मिटाने की लड़ाई है। और ये शब्द इतना अस्पष्ट है कि और भी डरावना हो जाता है। सर्वनाश का मतलब क्या है? कोई न्यूक्लियर हमला, या कोई बायोलॉजिकल हथियार, या देश के अंदर ही ऐसा कोई गृह युद्ध छेड़ने का प्लान है जिससे सब कुछ खत्म हो जाए? ये अनिश्चितता, ये तनाव को और बढ़ा देती है। तो अब ये लड़ाई दो लोगों के बीच की नहीं रही, ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि थलापति, जो खुद कानून के बाहर का आदमी है, वो देश को कैसे बचाएगा? क्या सिस्टम उस पे भरोसा करेगा? और यही तो कहानी का केंद्रीय सवाल है ना? क्या देश को बचाने के लिए आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो नियमों से नहीं खेलता? क्या कभी कभी आग को बुझाने के लिए आग की ही जरूरत पड़ती है? ये सब सवाल इस एक धमकी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है,
इसमें एक बहुत ही पर्सनल, एक भावनात्मक एंगल भी है। हाँ, जो विजी नाम के किरदार से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक डायलॉग है जो कहता है विजी के डर के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा है। ये सुनकर पहले तो लगता है कि शायद ये कोई साइड स्टोरी होगी, किसी किरदार का अपना निजी दुख, अपना ट्रॉमा। मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन अगला ही डायलॉग इस निजी डर को सीधा राष्ट्रीय संकट से जोड़ देता है। हाँ, कोई कहता है अगर हम उस रहस्य को सुलझा लें तो हम उस समस्या को रोक सकते हैं जो हमारी मातृभूमि को निकल जाएगी। ये कनेक्शन कमाल का है। ये कहानी कहने का बहुत ही असरदार तरीका है। देखिए, जब दांव बहुत बड़े होते हैं, जैसे पूरे देश का भविष्य, तो एक आम दर्शक के लिए उससे जुड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वो एक खबर की तरह लगने लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब आप उस राष्ट्रीय संकट को एक इंसान की निजी डर, उसके अतीत या उसके किसी सदमे से जोड़ देते हैं, तो वो कहानी अचानक से व्यक्तिगत हो जाती है। किसी के दिल में छिपे डर का सामना करने से होकर गुजरता है। बिल्कुल, कहानी ये कह रही है कि कभी कभी सबसे बड़े तूफानों की जड़ें किसी छोटे से बीज में होती हैं। एक व्यक्ति का अतीत पूरे देश का भविष्य कैसे तय कर सकता है। ये तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है। और अब थलापति के लिए चुनौती दोगुनी हो गई है। उसे सिर्फ बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ना, उसे किसी के अंदर के दुश्मन से भी लड़ना है। हाँ, ये लड़ाई अब सिर्फ शारीरिक नहीं रही, ये मनोवैज्ञानिक भी हो गई है। और जब हीरो इन बाहरी और भीतरी लड़ाइयों से जूझ रहा है, तब विलन भी चुप नहीं बैठे, और उनकी जो रणनीति है वो मुझे खास तौर पे दिलचस्प लगी। अच्छा, आमतौर पे विलन क्या करते हैं, वो हीरो को बस मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सोच कुछ और ही है। हाँ, वो हीरो की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी इमेज की ताकत को समझते हैं। एक डायलॉग है जो इस पूरी रणनीति को खोलकर रख देता है। कौन सा? अगर तुम उसे अभी मार दोगे तो वो भगवान बन जाएगा। ये लाइन सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब विलेन को ये पता है कि थलापति सिर्फ एक इंसान नहीं है। नहीं, वो लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक प्रतीक बन चुका है। और अगर उन्होंने उसे मार दिया, हाँ, तो वो उस प्रतीक को अमर बना देंगे। यही बात है। वे उसकी शारीरिक शक्ति से उतना नहीं डरते जितना उसकी प्रतीकात्मक शक्ति से डरते हैं। एक मरा हुआ हीरो, एक शहीद, एक जिंदा हीरो से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान को तो आप हरा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन एक विचार को, एक किंवदंती को कैसे मारेंगे? वो तो लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा रहेगा ही, और शायद और भी लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो फिर उनका प्लान क्या है? अगर वो उसे मारना नहीं चाहते तो करना क्या चाहते हैं? वो उसे सिर्फ मारना नहीं चाहते, वो उसे खत्म करना चाहते हैं, उसकी इमेज को, उसके प्रतीक को। इसीलिए अगला डायलॉग आता है, उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए, ताकि वो कभी जिंदा वापस ना आ सके। सूली पर चढ़ाना, ये शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है। ये सिर्फ मारने का एक तरीका नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का, किसी की विरासत को मिटाने का और एक उदाहरण स्थापित करने का तरीका है, ताकि लोग उसे एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक हारे हुए अपमानित अपराधी की तरह याद रखें। सही बात है, ताकि कोई दूसरा थलापति बनने की हिम्मत ही ना करे। तो ये लड़ाई अब बंदूक और गोलियों से ऊपर उठकर विचारों की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल, ये इस बात की जंग है कि इतिहास में किसकी कहानी लिखी जाएगी। क्या थलापति को एक रक्षक के रूप में याद किया जाएगा, या उसे एक ऐसे अपराधी के रूप में भुला दिया जाएगा जिसका अंत बहुत बुरा हुआ? और विलन ये पक्का करना चाहते हैं कि कहानी का अंत वो लिखें, हीरो ने। और इन सब के बीच कहानी का सबसे बड़ा और सीधा सवाल आता है, जो सीधे थलापति से ही पूछा जाता है। हाँ, ट्रेलर के लगभग आखिरी में। और वो पूरी कहानी की नब्ज पकड़ लेता है। कोई रिपोर्टर या शायद कोई और उससे सीधे माइक पर पूछता है, अरे थलापति, क्या तुमने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में प्रवेश किया है, या घोटालों और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए राजनीति में घुसे हो? बूम! ये सवाल हर उस दर्शक के मन की बात है जो तब से उलझन में है। बिल्कुल। क्या ये आदमी सच में एक जन नेता है, जैसा कि फिल्म का टाइटल है, या ये भी सत्ता की भूख वाला एक और अपराधी है जिसने बस एक नया साफ सुथरा मुखौटा पहन लिया है? हाँ। और यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक आम एक्शन फिल्म से उठाकर एक पॉलिटिकल थ्रिलर बनाता है। ये नायक की नीयत पर सवाल उठाता है। उसके सारे काम जो शायद हमें हीरो वाले लग रहे हैं, क्या वो सच में जनता की भलाई के लिए हैं, या उनके पीछे कोई बड़ा स्वार्थ छिपा है? क्या वो एक मसीहा है या एक बहुत बड़ा धोखेबाज? और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर हमें इसका जवाब नहीं देता। वो बस ये सवाल हवा में उछालकर छोड़ देता है दर्शकों के लिए। और शायद यही कहानी का मुख्य तनाव बिंदु है। हाँ, दर्शक पूरी फिल्म में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये सवाल ये भी साफ करता है कि ट्रेलर में हमने जो भी डायलॉग सुने हैं वे कहानी के अंदर के अलग अलग नजरिए हैं।
कोई उसे अपराधियों का राजा कह रहा है, कोई उसे भगवान बनने से रोकना चाहता है, और कोई उससे उसकी नीयत पर सवाल कर रहा है। तो यहाँ हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इन अलग अलग विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कहानी हमें दे रही है। तो कुल मिलाकर जन नेता का ट्रेलर एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। ये एक सीधी साधी अच्छाई बनाम बुराई की कहानी तो बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक नायक है जो अपराधी भी है और शायद रक्षक भी। एक राष्ट्रीय संकट है जिसकी जड़ें एक व्यक्तिगत रहस्य में छिपी हैं। और खलनायक है जो गोलियों से ज्यादा विचारों की ताकत से डरते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी की नींव रखते हैं जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। ये सारी बातें मुझे एक आखिरी सोच की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, देखिए, स्रोत में नायक से पूछा गया कि वो सेवा के लिए राजनीति में है या भ्रष्टाचार के लिए। ये एक सीधा सवाल है नियत पर। लेकिन खलनायक की जो रणनीति है, वो एक और भी गहरा सवाल उठाती है। और वो क्या है? जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय हो जाता है कि उसके दुश्मन उसे मारने से इसलिए डरने लगते हैं कि कहीं वो शहीद न बन जाए, तो क्या वो सिर्फ एक इंसान रह जाता है या वो एक प्रतीक बन जाता है, एक सिंबल? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और एक समाज के लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा खतरनाक हो सकता है? एक जीता जागता गलतियां करने वाला इंसान या एक अमर कभी ना मरने वाला विचार?